हेलो फ्रेंड्स, ब्रिज कोर्स के डे 3 और सेशन 3 में आपका स्वागत है। मैं नीलेश त्रिपाठी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच आप लोगों का वेलकम करता हूँ इस सेशन में। आज के सेशन 3 में हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन। बेसिकली कैसे पावर जनरेट किया जाता है, जिसमें आपको 3D मॉडलिंग के साथ आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो पावर जनरेशन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कुछ पिक्चर इमेजेस यहाँ पे है। ये एक अल्टरनेटर का इमेज मैंने यहाँ पे रखा है, आप उसे जनरेटर भी कह सकते हैं। आप जिसमें उसका कट सेक्शन देख रहे हैं, पूरा हॉल बॉडी होता है, लेकिन यहाँ पे कट सेक्शन में आपको पता चलेगा कि उसके इंटरनल पार्ट्स भी कैसे होते हैं या कैसे दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं। ये ओवरव्यू दिखाया मैंने पावर जनरेशन के पावर प्लांट का, जिसमें टरबाइन यहाँ पे शो किया गया है और उसके साथ अल्टरनेटर कनेक्टेड है या जनरेटर कनेक्टेड है, जो आपने अभी आगे देखा। ये एक ऊपर वाली जो इमेज है वो सिंपली कॉल को इंसर्ट करके हम फर्नेस में उसे जला के और फिर कैसे स्टीम जनरेट करते हैं और कैसे टरबाइन को रोटेट करते हैं और उसके साथ कैसे जनरेटर लगा हुआ होता है, उसका एक लेआउट आपको दिखाता है। आगे हम देखेंगे टोटली किस तरह से पावर जनरेट किया जाता है। तो मैं यहाँ आपके लिए एक छोटी सी वीडियो सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरी प्रोसेस को कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें मैं 3D मॉडल, 2D एनिमेशन, ओरिजिनल इमेजेस या ज़रूरत लगी तो डायग्राम्स के थ्रू भी एक एक पार्ट को, एक एक इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट को कवर करूँगा। तो जैसे कि यह सीरीज का पहला वीडियो है, तो हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन से। वैसे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के और भी तरीके हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन मेथड है, बड़े स्तर पर कमर्शियल लेवल पर यूज करा जाता है, वह है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन करवाना। अब रिलेटिव मोशन तो दोनों ही तरीके से हो सकता है, कंडक्टर को स्टेशनरी रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड को घुमाना, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी रखते हुए कंडक्टर को घुमाकर भी रिलेटिव मोशन कराया जा सकता है। इसमें जो पहला मेथड है, यानी कंडक्टर को स्टेशनरी रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड को घुमाना, वास्तव में यही तरीका हमेशा अपनाया जाता है। इसके ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। अब वैसे जनरेटर्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंडक्शन जनरेटर, डीसी जनरेटर, लेकिन जो बड़े स्तर पर कमर्शियल लेवल पर पावर जनरेट करने के लिए उपयोग करा जाता है, वह होता है सिंक्रोनस जनरेटर, और मोस्ट कॉमनली इसे अल्टरनेटर भी कहते हैं। इनका ही उपयोग इसलिए करा जाता है क्योंकि यह 3 फेज पावर को जनरेट करते हैं, जो कि ज़्यादा उपयोग होती है डीसी पावर के मुकाबले, और इस 3 फेज पावर को ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज बढ़ाकर दूर तक भेजा जा सकता है, और यह एक फिक्स स्पीड पर घुमाए जाने पर फिक्स फ्रीक्वेंसी की पावर सप्लाई देते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी लोड पर डिपेंड नहीं करती, यानी जनरेटर पे कोई लोड ना हो, ओपन चल रहा हो या फिर जनरेटर फुली लोडेड हो, ये एक ही फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देते हैं। तो जो 2 पोल्स के जनरेटर होते हैं, इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1200 मेगावाट होती है, और इनसे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए इन्हें 3000 आरपीएम तक घुमाना पड़ता है, और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए इन्हें 3600 आरपीएम पर घुमाना पड़ता है। जबकि जो 4 पोल के सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं, इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 1500 मेगावाट। इनसे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए इन्हें 1500 आरपीएम पर घुमाना पड़ता है, और जबकि 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए इन्हें 1800 आरपीएम पर घुमाना पड़ता है। अब इतने बड़े जनरेटर को रन कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मैकेनिकल रोटेशनल पावर लगेगी, जो कि पावर प्लांट में जनरेट करी जाती है स्टीम टरबाइन द्वारा। जैसा कि इन 3 कंपार्टमेंट में स्टीम टरबाइंस लगी होती हैं,
अब जैसे स्टीम को जनरेट करने के लिए हम जानते हैं कोयले को जलाकर बॉयलर में पानी को उबाल कर स्टीम बनाई जाती है, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन कराकर फिर हीट एक्सचेंजर्स के द्वारा स्टीम को बनाया जाता है, जिसे हम इन पाइप्स के द्वारा टरबाइन सेक्शन तक लेकर आते हैं। अब जो स्टीम टरबाइन्स है यह अभी स्टैंडर्ड साइज की अवेलेबल होती है, तो इतने बड़े जनरेटर को रन कराने के लिए मल्टीपल टरबाइन्स को लगाया जाता है एक साथ एक शाफ्ट के ऊपर। इनको एक सिंगल यूनिट में इसलिए भी नहीं बनाया जाता क्योंकि इनको ट्रांसपोर्ट करके पावर प्लांट तक ले जाना इंस्टॉलेशन के टाइम एक बड़ा चैलेंज होता है। इन कंपार्टमेंट्स के अंदर ब्लेड लगी होती हैं जिन पर जब स्टीम आकर हिट करती है तो यह रोटेट करती हैं। यह सभी एक कॉमन शाफ्ट के ऊपर कपल्ड होती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके की ब्लेड होती हैं। तो जो स्टीम टरबाइन से चलने वाले जो जनरेटर होते हैं इनकी लेंथ ज़्यादा होती है जबकि इनका डायमीटर कम होता है क्योंकि यह हाई स्पीड से चलते हैं। जबकि हम वाटर टरबाइन से चलने वाले जनरेटर की बात करें उनका डायमीटर ज़्यादा रखा जा सकता है क्योंकि वह इससे कम स्पीड पर चलते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा इनको 1500 से लेकर 3600 आरपीएम तक घुमाना पड़ता है, जिसकी वजह से इनका डायमीटर ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, वरना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इनका रोटर डैमेज हो जाएगा। तो इन हाई स्पीड जनरेटर्स को टर्बो अल्टरनेटर्स भी कहा जाता है। और जो हाई स्पीड जनरेटर्स के रोटर होते हैं इनको सिर्फ 2 पोल या फिर 4 पोल के लिए ही डिज़ाइन करा जा सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ाएंगे तो जो स्टेटर में वाइंडिंग होती है वह 3 फेज वाइंडिंग होती है, उसको डिज़ाइन करने के लिए ज़्यादा स्पेस लगेगी, जिसके लिए डायमीटर को बढ़ाना पड़ेगा और बड़े डायमीटर के रोटर को इतनी स्पीड पर रन नहीं कराया जा सकता, वरना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इनके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रिक्वायर्ड वोल्टेज को अचीव करने के लिए इनकी लेंथ ज़्यादा रखी जाती है। अब जो रोटर है या तो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यानी एक तरफ नॉर्थ दूसरी तरफ साउथ, और इन स्टैटिक पोल को लेकर यह घूमता है। तो फिक्स्ड पोल्स बनाने के लिए हमें इन कंडक्टर्स को डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी, जिसके लिए शाफ्ट के ऊपर 2 स्लिप रिंग्स लगी होती हैं कॉपर की, और इन स्लिप रिंग से इन वाइंडिंग को कनेक्ट करा जाता है। अब इसकी वाइंडिंग के कनेक्शन कैसे होते हैं यह हम अलग से वीडियो में देख लेंगे। अब इसके स्टेटर में तो 3 फेज वाइंडिंग होती है, जैसा कि हम देख सकते हैं इस सिंपल मॉडल में। यहाँ पर 30 स्लॉट्स हैं और हर स्लॉट में एक कंडक्टर को रखा गया है, यानी टोटल 30 कंडक्टर्स हैं। तो यहाँ पर 3 फेज के लिए हर फेज में 10-10 कंडक्टर को बांट दिया जाएगा, यानी ये 10 कंडक्टर एक फेज के लिए हो गए, इसी तरीके से ये 10 कंडक्टर दूसरे फेज के लिए हो गए, और ये 10 कंडक्टर तीसरे फेज के लिए हो गए। अब इनको आपस में कनेक्ट कर कर 3 फेज वाइंडिंग को बनाया जाएगा। यहाँ पर मॉडल को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड करा गया है। एक्चुअल जनरेटर में बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं और हर स्लॉट में मल्टीपल नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पर हम अलग से वीडियो देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं रोटर रोटेट करेगा मैग्नेटिक पोल्स के साथ, तो तीनों ही फेज की वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होंगे और एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होंगे। तो ज़्यादातर तीनों ही वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करा जाता है, न्यूट्रल को यहीं पर अर्थ कर दिया जाता है और बाकी 3 कंडक्टर को ही आगे लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर जो 2 लाइन कंडक्टर के बीच में वोल्टेज डिफरेंस होता है या 11 किलोवोल्ट होता है। वैसे तो इसे 0.6 किलोवोल्ट से लेके 33 किलोवोल्ट तक रखा जा सकता है, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड फॉलो होता है वह होता है 11 किलोवोल्ट या फिर 25 किलोवोल्ट। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर हम पावर को यहीं पर 132 किलोवोल्ट या 400 किलोवोल्ट पर जनरेट करें तो आगे हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूर तक भेजने के लिए। तो उसका जवाब यह है कि जितना हायर वोल्टेज हम सिलेक्ट करेंगे उतना ही हैवी इंसुलेशन हमको लगाना पड़ेगा वाइंडिंग के कंडक्टर्स के ऊपर, क्योंकि इंसुलेशन की मोटाई सीधा सीधा वोल्टेज पर डिपेंड करती है। तो एक लिमिट से ज़्यादा मोटा इंसुलेशन हम यूज़ करेंगे तो वाइंडिंग में उत्पन्न हुई गर्मी बाहर नहीं निकल पाएगी, जिससे वाइंडिंग के साथ साथ इंसुलेशन खुद भी पिघल जाएगा। तो फाइनली अब जो जनरेटर है इससे 3 कंडक्टर ही आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं
यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो करंट को मेजर करने में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद यह टर्मिनल कनेक्ट होते हैं ट्रांसफार्मर बैंक से। जैसा कि हमने इस एग्जांपल में 1200 एमवीए या 1500 एमवीए के जनरेटर की बात करी थी, लेकिन जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज बढ़ाने के लिए वह 1000 एमवीए तक की ही कैपेसिटी का अवेलेबल होता है। तो अगर 1200 या 1500 एमवीए का जनरेटर है उसके वोल्टेज को बढ़ाने के लिए 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग करा जाता है। जो एक यूनिट होती है वो 700 एमवीए की होती है, तो लगभग 20 एमवीए को हैंडल करा जा सकता है। और मैक्सिमम टाइम जो जनरेटर की साइड होता है वहां पर डेल्टा कनेक्शन यूज होता है, जबकि जो लोड साइड होता है वहां पे स्टार कनेक्शन होता है। अब जैसे कि यहाँ पर 3 इंडिविजुअल सिंगल फेस यूनिट है, तो हर इंडिविजुअल यूनिट में 2 LT वाइंडिंग के टर्मिनल होंगे और 2 ST वाइंडिंग के टर्मिनल होंगे, यानी लो टेंशन और हाई टेंशन। तो LT साइड यानी जनरेटर साइड डेल्टा में कनेक्शन करे जाते हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं। LT साइड करंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इन टर्मिनल्स को ऑयल जैकेट के अंदर ट्रांसफार्मर तक लाया जाता है। यहाँ पर इन पाइप्स के अंदर ऑयल भरा रहता है जिसके बीच में से जनरेटर के टर्मिनल ट्रांसफार्मर तक आते हैं। यह ऑयल रेगुलरली टर्मिनल्स को कूल करता रहता है। अब ST साइड भी हर यूनिट में 2 टर्मिनल होंगे। इनको स्टार में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हर यूनिट के एक एक टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देंगे और बाकी बचे हुए टर्मिनल को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की हेल्प से बढ़ाया जा रहा है। अब वोल्टेज को क्यों बढ़ाते हैं इसको समझने के लिए आपको मेरे अगले वीडियो को देखना पड़ेगा। तो हमने जनरेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में।